कहाँ से लाए? यहाँ का नहीं है, बाहर से उड़ाया। 30 का पड़ा। अरे पागल हो गया है, उड़ा के लाया और बोलता है 30 का पड़ा। 15 देगा मैं, बस। बहुत मेहनत की उस्मान भाई। 20 फाइनल। बोल क्या बोलता है? ठीक है, चलेगा। क्या बोलूं स्वाति? विद्या, वो बच्चा किस तरह पड़ा था, कोई देखने वाला ही नहीं। तेरी राह देखते देखते 15 मिनट से मैं वहां खड़ी थी। 1-2 नर्सेस से भी पूछा, लेकिन कोई ठीक से जवाब ही नहीं देता। सच कहूं स्वाति, आई एम टायर्ड। मैं चुप भी नहीं रह सकती और मुझे समझ नहीं आ रहा कहूं तो किसे कहूं मैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। किस बारे में? क्या बात है विद्या, बता तो। हाँ हाँ हाँ, क्या 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 दादी के साथ? हाँ हाँ क्या दिख रहा है? सुनो क्या है? क्या है? और ले 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 सोनू सोया नहीं अभी तक? नहीं, दादी को कुछ काम चाहिए ना। खेल रहा है सोनू दादी के साथ, है ना? हाँ? आप थोड़ा थकी हुई लग रही हैं। नहीं, नींद आ रही है, लेकिन जब तक इसके मम्मी पापा में से कोई नहीं जागता मुझे आराम कहाँ। हाँ, क्या हुआ क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ क्या हुआ? अच्छा, यहाँ चाय मिल सकती है? सॉरी आंटी, वार्ड में चाय अलाउड नहीं है, आपको कैंटीन जाना होगा। थोड़ी देर में इनमें से कोई जाग जाए फिर चली जाऊँ। आप चाय पी लीजिए, तब तक बच्चे को मैं संभालती हूँ। मैं इसीलिए तो राउंड पर थी, यही तो ड्यूटी है मेरी। आप जाओ आंटी, इसे मुझे दो। मैं बस 5 मिनट। भले ही 10 मिनट लगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। ओ, बच्चे को तब तक मैं संभालती हूँ। अब भी आती हूँ। कौन औरत अम्मा? वही जिसके पास सोनू को छोड़ कर गई थी मैं। कौन औरत और किसके पास छोड़ा आपने सोनू को? कोई अस्पताल गई थी, बोली मैं बच्चे को संभालती हूँ, आप चाय पी के आ जाइए। लेकिन कहाँ लेके गई वो मेरे सोनू को? पता नहीं कहाँ गई वो औरत। क्या हुआ कमला? क्या हुआ अम्मा? कोई अस्पताल की औरत थी, बोली मैं बच्चे को संभालती हूँ, आप चाय पी के आ जाइए। मैं बस 5 मिनट में वापस आई। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। तुमने किसको दे दिया बच्चा? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, औरतों, बच्चों और बहुत छोटे बच्चों की तस्करी, ये $1 बिलियन इंडस्ट्री दुनिया भर में फैली है, जिसके एक सिरे पर है देह व्यापार, दूसरे सिरे पर है चाइल्ड लेबर का माफिया और तीसरे सिरे पर बेगिंग माफिया।
19 दिसंबर 2012, जहां एक तरफ देश भर में दिल्ली गैंगरेप की वारदात पर जन आक्रोश अपनी चरम सीमा पर था, वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु के एक सिटी हॉस्पिटल में एक बार फिर से एक बच्चा चोरी हुआ। जिस तरह से वो बात कर रही थी मुझे लगा अस्पताल की ही कोई औरत है। सर हॉस्पिटल में सीसीटीवी लगा है। कितने बरस का था बच्चा? कब पैदा हुआ था? 1 सप्ताह पहले साहब, 12 दिसंबर को। ये वो ये स्टॉप। ये? हाँ। लेकिन ये तो हमारे स्टाफ के मेंबर नहीं है। सर इसने तो यूनिफॉर्म भी नहीं पहना है। लेकिन जिस तरह से वो बात कर रही थी मुझे लगा अस्पताल की ही कोई औरत होगी। आप चाय पी लीजिए, तब तक बच्चे को मैं संभालती हूँ। मैं इसीलिए तो राउंड पर थी। यही तो ड्यूटी है मेरी। आप जाओ आंटी। फॉरवर्ड करो। स्टॉप। ये बात तो कंफर्म है, ये औरत बच्चा चुराने ही आई। लेकिन सर ये हमारे स्टाफ में से नहीं है। मुझे फुटेज की प्रिंट चाहिए और सिक्योरिटी रजिस्टर। जितनी आसानी से ये औरत अंदर आई और जिस तरह से घूम रही है, उसे देखकर लगता है कि ये पहले भी कई बार आके गई हुई। सर उस औरत की अभी तक कोई लीड नहीं मिली। शहर से बाहर गई होगी। सर ये रैकेट ऐसे ही काम करता है, हमेशा दूसरे शहर से बच्चे उड़ाते हैं और फिर किसी और शहर में जाकर बेच देते हैं। इसीलिए बच्चों को ट्रेस करना भी बहुत मुश्किल होता है। तलाश जारी रखो। सर शर्म की बात है कि रैकेट इतना खुलेआम पनप रहा है। तरस आता मुझे माँ बाप पर, क्या गुजरती होगी उनको। जी अनीता जायसवाल, यस, आपको बुलाया है। ओके, आगे से ले। थैंक यू। डॉक्टर, मैं एक विधवा हूँ। 3 साल पहले मेरे हस्बैंड एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए। I'm sorry to hear that, but how can I help you? बहुत प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं मेरे पति। वो मुझे मिल सके इसके लिए मुझे एक वारिस चाहिए। I'm sorry, मैं अब तक समझ नहीं पा रही हूँ कि आप मुझसे क्या चाहती हैं। मैं एक बच्चा गोद लेना चाहती हूँ। देखिए, ये एक मैटरनिटी होम है, कोई अडॉप्शन सेंटर नहीं है। पर डॉक्टर, मैंने तो सुना है यहाँ बच्चे मिलते हैं अडॉप्शन के लिए। तो आपने गलत सुना है। किस बेवकूफ़ ने कहा आपसे ये? प्लीज़ डॉक्टर, समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक विधवा हूँ। अडॉप्शन सेंटर से मुझे बच्चा नहीं मिल सकता। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। मैं इसके लिए कीमत देने को तैयार हूँ, पर प्लीज़ डॉक्टर, मुझे एक बच्चा दे दीजिए प्लीज़। किसी ने आपको गलत खबर दी है। ये एक मैटरनिटी होम है और यहाँ बच्चे गोद नहीं दिए जाते। मैडम, आप मेरी ज़रूरत समझेंगी, ऐसा भरोसा है मुझे। मैं समझ सकती हूँ कि आप मुझसे खुलकर बात क्यों नहीं कर रही हैं, पर डॉक्टर प्लीज़ एक बार मेरे बारे में भी तो सोचिए। अगर आप मेरी हेल्प कर देंगी तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। इस कार्ड में मेरा फ़ोन नंबर है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे फ़ोन करेंगी, मेरी मदद ज़रूर करेंगी। प्लीज़ डॉक्टर। मैम, उन्होंने बोला कि आपसे मिलना है। तो तुमने सीधे अंदर कैबिन में भेज दिया।
पूछना तो चाहिए था क्या काम है। मैम मुझे लगा कि किसी रेफरेंस से आई होगी। तो पूछना तो चाहिए था किस रेफरेंस से आई है। दोबारा बिना पूछे किसी को भी तुम अंदर नहीं भेजोगे, इज दैट क्लियर? ओके मैम। मम्मा अगले महीने से मेरी इंटर्नशिप शुरू हो रही है, सोच रही हूँ कि अपने हॉस्पिटल से ही स्टार्ट करूँ। बिल्कुल नहीं, किसी और हॉस्पिटल से कर लेना। पर क्यों? अपना हॉस्पिटल होते हुए कहीं और क्यों? मेरा बेटे, मामा बिल्कुल ठीक कह रही है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो एक्सपीरियंस मिलेगा ना। अल्टीमेटली तो तुम्हें मामा को ज्वाइन करना ही है, इसलिए मौका अच्छा है। बाहर जाओ, कुछ एक्सपीरियंस लो अच्छे से। ये औरत अनीता जायसवाल ठीक लगती है, जेन्युइन लगती है। नहीं बेटा, बिना कांटेक्ट के आई है, इसलिए उस पर इतनी जल्दी भरोसा करना ठीक नहीं। टटोल कर देखो। हेलो, डॉक्टर सरिता राजेश्वर है। ओह गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मैंने आपकी प्रॉब्लम के बारे में सोचा है। डॉक्टर आप मेरी मदद करेंगी ना? देखिए, एक 7 दिन का बच्चा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसकी माँ नॉर्थ ईस्ट की थी। कभी न कभी तो पता चल ही जाएगा कि बच्चा आपका नहीं है। सवाल उठेंगे आप पर, सोच लीजिए। बच्चा किसका है, कैसा है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस एक बच्चा चाहिए। ये बच्चा मुझे अपने पति की प्रॉपर्टी के लिए नहीं, अपने लिए भी चाहिए। मैं माँ नहीं बन सकती ना? ऑल राइट, मुझे थोड़ा टाइम दो, आई विल गेट बैक टू यू। 6 महीने पहले मई 2012 में इसी बेंगलुरु शहर में एक औरत बच्चा गोद लेने आई थी, या यूं कहें कि बच्चा खरीदने आई थी। शहर की एक प्रतिष्ठित डॉक्टर द्वारा संचालित ये एक जाना माना हॉस्पिटल और मैटरनिटी होम था। बच्चा खरीदने आई औरत को कहीं से तो ये जानकारी मिली होगी कि इस अस्पताल में बच्चे अडॉप्शन के लिए बेचे जाते हैं। एक तरफ हॉस्पिटल में बढ़ती बच्चों की चोरियां और दूसरी तरफ बच्चों को बेचकर पनप रहा अस्पताल। क्या ये दोनों कड़ियां आपस में मिली हुई थी? देखिए, हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे की भी तो कोई खबर नहीं मिली। 3 दिन हो गए साहब, और अब तक मेरे बच्चे का पता नहीं चल पाया है। पता नहीं कैसा होगा, कौन दूध पिलाता होगा उसे। साहब हमारा पहला बच्चा है। मैं समझ सकता हूँ, आप हौसला रखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप भी हिम्मत मत हारिए। हेलो, डॉक्टर सरिता राजेश्वर है। यस डॉक्टर। 6 महीने पहले आप बच्चा अडॉप्ट करना चाहती थी ना? आर यू स्टिल इंटरेस्टेड? यस डॉक्टर, आई एम स्टिल इंटरेस्टेड। 6 महीने से आपके फ़ोन का ही तो वेट कर रही थी। ठीक है, एक बार हॉस्पिटल आकर मिल लो। लड़का है, न्यू बॉर्न है, 1.5 लाख लगेंगे। 1.5 लाख? डॉक्टर 1.5 लाख तो बहुत ज़्यादा है। मैं एक विधवा हूँ, प्रॉपर्टी भी अभी तक नहीं मिली है।
एकदम से 1.5 लाख कहाँ से लाऊंगी मैं? तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। बच्चा दे रही हूँ, वो भी प्रॉपर बर्थ सर्टिफिकेट के साथ। सब कुछ प्रॉपर होगा। जन्म के बाद से बच्चे को हम संभालते हैं और इन सब चीजों के लिए खर्च होता है। आप तो जानती हैं ना मैंने इस बच्चे के लिए कितना वेट किया है। मुझे बस एक बच्चा चाहिए डॉक्टर। आप क्या थोड़ा कम नहीं कर सकती? प्लीज डॉक्टर। डोंट प्लीड। ठीक है, 1 लाख। डॉक्टर अगर थोड़ा और कम? तो फिर एक काम कर, बच्चे को भूल जा। नहीं नहीं डॉक्टर, मैं 1 लाख देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे बच्चा कब तक मिल जाएगा? कल पैसे ले आओ और बच्चा ले जाओ। जी सर। ओके। मिसेस अनीता जायसवाल? यस। पहले आप तो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर श्रीधर राजेश्वर से मिलना होगा। वो डॉक्टर सरिता के केबिन में आपका वेट कर रहे हैं। ओके, थैंक्स। थैंक यू। पैसे लाए हो? जी। लेकिन बच्चा कहाँ है? पहले आप पैसे जमा करा दीजिए, उसके बाद बच्चा आपका। पैसे मिल गए। नमिता, पहले तू इसे अपने हाथों में ले। तू मेरे लिए बहुत लगी रही है। डॉक्टर, ये मेरी छोटी बहन है नमिता। घर में सब इसे बहुत लकी मानते हैं। दीदी पहले ये गुड न्यूज़ अम्मा को तो दे दीजिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। अम्मा सुनेगी तो बहुत खुश होगी। हाँ अनीता, बोलो। हाँ अम्मा, बच्चा मिल गया है, नमिता के पास है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। मेरा भी मन कर रहा है बच्चा देखने को। अगर आपने बच्चे का कोई नाम सोच रखा है तो प्लीज बता दीजिए। मेरे हस्बैंड उस नाम का बर्थ सर्टिफिकेट बनवा देंगे। मैंने तो कब से सोच कर रखा है, मैं लिख के देती हूँ। ब्रीफकेस में है सर। पिछली बार तुम्हें सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ देना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। थैंक्स अनीता, यू डिड ए ग्रेट जॉब। सर, प्लान के मुताबिक बच्चा पहले मेरी गोद में था। इस बार हमारे पास काफी सबूत है। वी विल प्रेजेंट ए स्ट्रॉन्ग केस। सच कहूँ स्वाति, आई एम टायर्ड। मैं चुप भी नहीं रह सकती और मुझे समझ नहीं आ रहा कहूँ तो किसे कहूँ मैं। किस बारे में? क्या बात है बिंदिया, बता तो। स्वाति, तूने जो बच्चा देखा ना, वो कोई यहाँ पे छोड़ गया है और मुझे भी यही बताया। क्या कह रही है तू? मैं कुछ समझी नहीं। स्वाति, इस हॉस्पिटल में बहुत से इलीगल काम हो रहे हैं, इलीगल अबॉर्शन हो रहे हैं।
बच्चों की बिक्री हो रही है और भी बहुत कुछ हो रहा है। तूने टॉप अथॉरिटी से बात की? वही तो मुश्किल है। इस हॉस्पिटल की टॉप अथॉरिटी डॉक्टर सरिता राजेश्वर है और वही इस हॉस्पिटल की ऑनर भी है। वो और उनकी फैमिली मिलकर ही ये सब इल्लीगल बिजनेस कर रही है। लेकिन बिंदिया ये सब गलत है, तुम्हें रोकना चाहिए ये सब। कैसे? मेरे पास कोई सबूत ही नहीं है। अगर वो डॉक्टर इस सब में इन्वॉल्व है तो इसका मतलब समझ रही हो तुम? जो बच्चे यहाँ से बेचे गए हैं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हो सकते हैं। ये सब एक रैकेट है, हमें ये सब रोकना चाहिए। पर मैं क्या कर सकती हूँ? बोल, चुप मत रहे। एक बात तो तय है बिंदिया, मैं चुप नहीं रहूंगी। ये क्या बकवास है? डॉक्टर बिंदिया, किसी और को इन्फॉर्म करने से पहले एक बार मुझसे तो बात करनी चाहिए थी ना, ताकि किसी को कुछ पता न चले, उससे पहले ही आप बच्चा बेच सके। एक्सक्यूज मी मैम, आप इस तरह मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते। एक कपल आए थे जो इस बच्चे को छोड़ गए, दिया गया नाम एड्रेस सब कुछ गलत था। मैंने सिर्फ इंसानियत के नाते इस बच्चे को संभाला है और वैसे भी मैं आपको इन्फॉर्म करने ही वाली थी। कब? बच्चा बेच देने के बाद? 2 साल पहले एक आम नागरिक स्वाति ने इस अस्पताल में एक बच्चे को दयनीय अवस्था में देखा और उसने ये बात अपनी एक दोस्त को बताई जो उस अस्पताल में बतौर डॉक्टर काम कर रही थी। और जब उसने अपनी डॉक्टर दोस्त से उस अस्पताल में चल रही गैर कानूनी गतिविधियों के बारे में सुना तो उसे सुनकर बहुत धक्का लगा। संवेदनशील, सतर्क और सचेत स्वाति ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित किया और उस बच्चे को बचाकर चाइल्ड वेलफेयर होम को सौंप दिया। डॉक्टर सरिता राजेश्वर और उसके हॉस्पिटल को सिर्फ हिदायत देकर छोड़ दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत हाथ नहीं लग पाए। लेकिन 1 साल बाद स्वाति, मैंने वो हॉस्पिटल छोड़ दिया है, पर वहाँ अभी भी वो सारे इलीगल काम हो रहे हैं। आई नो दैट फॉर श्योर। बच्चे अभी भी बेचे जाते हैं। पिछली बार वेलफेयर एसोसिएशन ने उसे एक वार्निंग देकर छोड़ दिया था क्योंकि कोई सबूत ही हाथ नहीं लगा। सबूत हाथ लगता भी तो क्या होता? डॉक्टर सरिता बहुत पावरफुल है और उनके पति राजेश्वर की पहुंच बहुत ऊपर तक है। पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि कोई ये रैकेट रोक नहीं सकता। ये सब एक जुर्म है बिंदिया और हमें इसे रोकना चाहिए। आई नो, जो मैं कर सकती थी मैंने किया। सोचा तुझे बता दूं। अब तू ही बता, इस रैकेट को कैसे रोक सकती है? स्वाति, मुझे मेरे चैनल से बात करनी होगी। कुछ भी कर अनीता, हमें ये सब रोकना होगा। ये इतना आसान नहीं होगा, बड़े लोग इन्वॉल्व होंगे इसमें, वेल कनेक्टेड, इट्स वेरी रिस्की। तो नारायण, सब कुछ जानते हुए हम लोग चुपचाप तो नहीं बैठ सकते ना। ये सब गलत है और हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। स्वाति इज राइट नारायण। स्वाति, अच्छा हुआ जो तुमने मुझे बताया। मैं आज ही अपने चैनल हेड से बात करती हूँ। हो सकता है वो इस पर स्टिंग ऑपरेशन करना चाहे। हमारा चैनल स्टिंग ऑपरेशन करेगा, लेकिन हमें आपका सपोर्ट चाहिए। पिछली बार हमें कोई सबूत नहीं मिले थे। अगर ये स्टिंग करना है तो पक्के सबूत मिलने तक हमें धीरज से काम लेना होगा और ये सबूत हासिल करने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। हम आपके साथ हैं। जॉइंट सीपी की भी परमिशन मिल चुकी है इस ऑपरेशन के लिए। सब इंस्पेक्टर नमिता इस ऑपरेशन के लिए आप लोगों का साथ देंगे। मैं सजेस्ट करूंगा कि हम ये ऑपरेशन अनीता से करवाएं। वो पहले भी स्टिंग ऑपरेशंस कर चुकी है, शी नोस हर जॉब। सब इंस्पेक्टर नमिता को हम सही समय पर इस प्लान में शामिल करेंगे। हमें बहुत ही सावधानी से इस ऑपरेशन को करना होगा। मई 2012 में शुरू हुआ ये स्टिंग ऑपरेशन दिसंबर 2012 तक चला और आखिर कामयाब हुआ। जिस दिन ये स्टिंग ऑपरेशन अपने अंतिम चरण पर था, अनीता ने नमिता को भी अपने साथ लिया था और सबसे पहले बच्चा भी नमिता के ही हाथ में सौंपा गया था। ये एक सोचा समझा प्लान था ताकि नमिता को भी गवाह बनाया जा सके। दिए गए 1 लाख रुपए पर भी निशान बनाए गए थे ताकि उन रुपयों को भी सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके।
हेल इंस्पेक्टर, मैं एक रिटायर्ड करना दूं? हमारे पास सर्च वारंट है। बहुत पछताओगे इंस्पेक्टर, बहुत पछताओगे। हम इज्जतदार लोग हैं। यस सर, आपकी बहुत इज्जत है। आप एक एक्स आर्मी मैन, आपकी वाइफ रेप्यूटेड डॉक्टर और आपका बेटा इंजीनियर है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है। बेटी एक मेडिकल स्टूडेंट है। लेकिन हमारे पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ है कि आपके हॉस्पिटल में बच्चे बेचे जाते हैं। ये आपका बिजनेस है, इज्जतदार लोगों का बिजनेस। कमला, वो कह रहे थे कि शायद बच्चा हमारा ही है। भगवान करे कि हमारा ही हो। बहुत दिन हो गए सोनू को देखे। ये मेरा बच्चा नहीं है मैडम, ये मेरा बच्चा नहीं है। मैं पहचानती हूँ अपने बच्चे को। एक हफ्ते गोद में खिलाया है उसे। ये मेरा बच्चा नहीं है। मैंने कहा ना, ये वो बच्चा नहीं है जो 19 दिसंबर को उस हॉस्पिटल से चोरी हुआ था। तो फिर ये बच्चा कहाँ का? ये मेरे ही हॉस्पिटल का बच्चा है। किसका बच्चा है? हमें तो आपके हॉस्पिटल से कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। मेरे पास इसके पेरेंट्स के डिटेल्स नहीं है। वो बहुत गरीब थे और डिलीवरी के बाद लौटकर नहीं आए। शायद वो बच्चा पाल नहीं सकते थे, इसलिए वहीं छोड़ गए। इससे पहले और कितने बच्चे बेचे तुमने? मैम बरसों से बच्चे बेच रही है सर। कितने बच्चे बेचे अब तक? इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, पर शायद 4 या 5 होंगे सर। मतलब तुम्हें पता था कि हॉस्पिटल में क्या चलता था? सर मैं वहाँ बस एक रिसेप्शनिस्ट हूँ। तुम इस क्राइम में भागीदार भी हो। इसमें इलीगल क्या है? ये बच्चे अनवांटेड हैं और मैं इन्हें अच्छे रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स को दे रही हूँ। इट्स प्रीटी मच लाइक अडॉप्शन। आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि बच्चे के बायोलॉजिकल माता पिता कौन है। ये रिकॉर्ड भी नहीं है कि आपने बच्चे किसे बेचे, और आप इसे अडॉप्शन कहती हैं? मैडम, अडॉप्शन का एक लीगल प्रोसीजर होता है जिसमें बच्चे बेचे नहीं जाते हैं। पढ़ी लिखी है, इतना तो समझ सकती है ना। मेरी वाइफ एक ह्यूमन सर्विस कर रही है। जिन बच्चों का कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता, उनका फ्यूचर सिक्योर कर रही है वो। आपकी पत्नी लोकल मेडिकल एसोसिएशन में रजिस्टर्ड भी नहीं है। आप बच्चों का नहीं अपना फ्यूचर बना रहे हैं। बच्चे बेचकर पैसा कमा रहे हैं आप लोग। एक मिनट मैडम, बच्चे की डिलीवरी से लेकर उसका मेंटेनेंस, उसके लिए फॉस्टर पेरेंट्स मिलने तक उसकी देखभाल करना, ये सब मुफ्त में नहीं होता है। एडॉप्शन सेंटर चलाने का कोई लाइसेंस है आपके हॉस्पिटल के पास? मिस्टर राजेश्वर, आप एक रिटायर्ड फौजी हैं। रूल्स की अहमियत आपको पता होनी चाहिए। हम ना ही उन बच्चों को ट्रेस कर पा रहे हैं जो आपके यहाँ से बिके हैं, और ना ही उन पेरेंट्स का अता पता है जिन्होंने आपके यहाँ से बच्चे अडॉप्ट किए हैं। आपको नहीं लगता कि जो बच्चे आपने बेचे हैं उनमें से कुछ को इलीगल कामों के लिए खरीदा गया हो? ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं तो और क्या है? यू ऑल आर ब्लडी क्रिमिनल्स। और जिन माँ बाप को बच्चे नहीं चाहिए वो सीधे आपके ही हॉस्पिटल में कैसे आ जाते हैं? कैन यू एक्सप्लेन? हमारे हॉस्पिटल के पास एक बिल्डिंग है जहाँ पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन है। वहाँ वो औरतें आती हैं जो सिंगल होती हैं और वो चाहती नहीं कि अपने प्रेगनेंसी के बारे में किसी और को पता चले। वो बच्चा गिरवाने आती है। मतलब वो आपकी शरण में आ जाते हैं डिलीवरी या अबॉर्शन के लिए। फिर आपके दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आता है कि बच्चों को गिराने से बेहतर है बच्चों को बेचकर पैसा बनाया जाए। Damn it! मेरी बीवी जेल में है, उसके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं, मेरा हॉस्पिटल सील हो चुका है। आई नीड योर हेल्प। भगवान करे उस बच्चे को उसके माँ बाप मिल जाए, वो सही सलामत अपने घर पहुंच जाए। वेलफेयर कमेटी ने बच्चे को चाइल्ड केयर होम भेज दिया है।
वहाँ उसका अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। थैंक्स स्वाति। अगर तुम मुझे हिम्मत नहीं देती तो शायद मैं कभी अपना मुंह नहीं खोल पाती। बस भगवान करे कि डॉक्टर सरिता ने जिस किसी को भी बच्चे बेचे हैं वो अच्छे लोग निकले। कितने अफसोस की बात है, इंसान ही इंसान को बेचने का कारोबार कर रहा है। चैन की नींद कैसे सो पाते होंगे ये लोग? कैसे अपनी आत्मा को चुप करा देते हैं? डॉक्टर सरिता राजेश्वर मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि वो कोई गलत काम कर रही थी। उनका मानना है कि वो अनवांटेड बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे रही थी और उन्हें इसमें कुछ भी अनैतिक और गैर कानूनी नहीं लगता है। मेडिकल काउंसिल ने हॉस्पिटल पर ताला लगा दिया है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द करने के बारे में भी सोचा जा रहा है। पुलिस डॉक्टर सरिता द्वारा बेचे गए बच्चों की तलाश कर रही है और साथ ही बेंगलुरु के एक जाने माने अस्पताल से चोरी हुए दिनेश और कमला के बच्चे को भी ढूंढा जा रहा है। डॉक्टर सरिता के पति के संबंध बहुत बड़े लोगों से हैं, उनकी पहुंच भी काफी ऊंची है। हो सकता है शायद वो दबाव डलवाकर इस केस को रुकवा दें और उनके परिवार पर इस केस का कोई असर ही ना हो। लेकिन इस केस में आगे क्या होगा ये सोचकर हमें मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस केस में जो हुआ है वो हम सब के लिए एक उदाहरण है, एक मिसाल है। स्वाति, जिसकी दोस्त डॉक्टर बिंदिया डॉक्टर सरिता के हॉस्पिटल में काम करती थी, उस आम नागरिक स्वाति ने इस ट्रैफिकिंग रैकेट को सामने लाने, उसे खत्म करने के लिए भरपूर कोशिश की। डॉक्टर बिंदिया, जो हॉस्पिटल में चल रहे गलत कामों को देखकर बेचैन थी, उसने स्वाति का साथ दिया और जुर्म को मिटाने के लिए ठोस कदम उठाए। अनीता जायसवाल, जो कि एक टेलीविजन जर्नलिस्ट है, उसने स्टिंग ऑपरेशन करके इस रैकेट के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का काम किया। वेलफेयर कमेटी ने भी अपनी जिम्मेदारी समझी और इस स्टिंग ऑपरेशन में उनका साथ दिया। पुलिस फोर्स से इन सब को पूरा सहयोग मिला। एक आम नागरिक, एक मीडिया प्रोफेशनल, एक मेडिकल प्रोफेशनल, एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और एक लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी, इन सब ने एकजुट होकर इस जुर्म को रोका। ये एक जीती जागती मिसाल है जो हम सब के लिए प्रेरणा बन सकती है। ये प्रमाण है इस बात का कि अगर जो गलत हो रहा है उसे रोकने की हम ठान लें, अपनी अपनी क्षमता के साथ अपना अपना कर्तव्य जिम्मेदारी के साथ निभाएं, तो सब कुछ संभव। उन लोगों को रोकना संभव है जो हमारे बीच रहकर गलत काम कर रहे हैं, जो इस सोच में जीते हैं कि इस दुनिया में हर चीज, हर इंसान बिकाऊ। जिनके पास पावर है, पैसा है, वो ये सोचते हैं कि वो अपने खिलाफ उठती हर आवाज को चुप करा सकते, खरीद सकते, क्योंकि वो ये मानते हैं कि आम आदमी तो अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में ही व्यस्त रहता। वो मानते हैं कि वक्त के साथ हर केस पर धूल जम जाती है। वो मानते हैं कि आम आदमी सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन ताकत के नशे में चूर इन मगरूर लोगों को ये याद दिलाना बहुत जरूरी है कि आम आदमी आगे बढ़ता जरूर है, लेकिन वो सब कुछ भुला दे, ये जरूरी नहीं है। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। सर, बैग, पर्स, पाउच कुछ नहीं है। आसपास कुछ भी नहीं मिला सर। साड़ी से तो मिडिल क्लास की लगती है कदम। मुंबई और नवी मुंबई के सारे थानों में चेक करो, कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट तो नहीं है। सर, लगता है इनका सर किसी पत्थर से टकराया है। हमें भी लाश के पास एक पत्थर पड़ा हुआ मिला था। उम्र 60 और 65 के बीच लगती है। अपना बचाव नहीं कर पाई है। मौत का वक्त कल शाम 6 और 8 बजे के बीच। इनकी बॉडी हमें एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास मिली। बिल्डिंग का काम पिछले 1 साल से बंद है, कोई वर्कर भी नहीं है। सुनसान इलाका है, हमला करने वाले के लिए एक अच्छा मौका था। लेकिन सवाल यह है कि ये वहां गई क्यों? या हो सकता है कि कोई इन्हें वहां लेकर गया। बॉडी पर से कुछ भी नहीं मिला, अंगूठी, गहने, कोई भी कीमती चीज नहीं। हमें भी मर्डर स्पॉट से बैग वगैरह कुछ भी नहीं मिला।
सर, मुंबई और नवी मुंबई कहीं भी इस औरत से मेल खाती कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं है सर। बुजुर्ग औरत थी, शायद आगे पीछे कोई हो ही ना, और अगर कोई है भी तो उसे उनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आसपास के इलाके में पोस्टर लगा के देखते हैं, शायद कोई सामने आए। ठीक है, देखते हैं 1-2 दिन, अगर कुछ हाथ नहीं लगा तो फिर कुछ और सोचेंगे। सर, एक 60-65 साल की बुजुर्ग महिला कोपर खैरने इलाके में मृत पाई गई। किसी ने उनकी लाश को देखा और पुलिस को इन्फॉर्म किया। साफ तौर पर यह कत्ल का मामला था, लेकिन मृतक की पहचान नहीं हो पाई थी और ना ही मुंबई में और ना ही नवी मुंबई में कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी। क्या इस बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार एक अनजान लाश के तौर पर कर दिया जाएगा, या फिर पुलिस पता लगा पाएगी कि वो औरत कौन थी? ऑटो 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 स्टेशन चलो। हेलो, कोपर खैरने पुलिस स्टेशन। साहब, मैं वो कुर्ला स्टेशन के बाहर बूढ़ी औरत का पोस्टर देखा। आप जानते हो उसे? जानता तो नहीं हूँ साहब, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि वो नेहरू नगर में रहती थी। उधर से 2-3 बार मेरे साथ शेयरिंग रिक्शा में बैठी है। आपका नाम? साहब, मंदार। थैंक यू मंदार। साहब, ये बात तो पक्का है कि औरत इसी चाली की है। कई बार आए लेकिन नाम पता मालूम नहीं मेरे को। वो 12/34 वाली से पूछो, वो पूरे चाली का खबर रखती है, वो बराबर बताएगी आपको। कहाँ होगा ये 12/34? यही 6 घर छोड़ के साहब। ये तो शांता मौसी है, 3 दिन से घर नहीं आई है। कुछ हुआ है क्या साहब? किधर है इनका घर? यही बाजू की गली में, 35/46। साहब, शांता मौसी 19 तारीख को सुबह घर से निकली थी। अरे शांता मावशी, कशी आहेस? मैं ठीक हूँ, चल येते। वैसे तो शांता मावशी से मेरी रोजाना बातचीत होती थी। उस दिन नहीं मिली, घर पे आके देखा तो ताला था। इनके घर पर और कौन रहता है? वैसे तो शांता मावशी अकेली रहती है, लेकिन हाँ, उनकी बेटी भी है दक्षा, पास ही के चौल में रहती है, अपने पति नवीन और बच्चों के साथ। दूसरे दिन भी मौसी को मैंने नहीं देखा तो उनको जाकर मैंने बोला, उन्होंने कहा कि पुलिस में रपट लिखवाएंगे। कहाँ रहते हैं? आखिरकार उस बुजुर्ग औरत की पहचान हुई, उनके घर का पता भी चला, और यह भी पता चला कि उनकी एक बेटी और दामाद भी हैं जो उनके गुम होने की कंप्लेंट लिखवाने वाले थे। लेकिन मुंबई के किसी भी पुलिस स्टेशन से कोपर खैराने पुलिस को मिसिंग की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। क्या शांताबाई की मिसिंग कंप्लेंट वाकई दर्ज हुई थी? दक्षा जी साहब, आई को क्या हुआ है? वही तो पता करना है।
वैसे अगर आई की इतनी ही फिक्र थी तो उनकी मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं की थी साहब, इधर नेहरू नगर पुलिस थाने में मैं और मेरा पति दोनों गए थे। लेकिन हमने तो सारे पुलिस स्टेशन में फोटो भेजी थी। पति कहाँ है तुम्हारा? काम पे गए हैं साहब। उसे बोलो आज ही कोपर खैरने पुलिस स्टेशन में आके मिले, आज ही। हाँ, 21 सितंबर रात 9 बजे ये दक्षा और नवीन फटके ने मिसिंग कंप्लेंट कराया था। शांताबाई रामटे के, मदर ऑफ दक्षा फटके, रेजिडेंट ऑफ 35/46 शिवाजी चौल, नेहरू नगर। लेकिन हमने ये फोटो भेजा था मिसिंग कंप्लेंट से क्रॉस चेक करने के लिए। क्या इन लोगों ने कोई फोटो नहीं दिया कंप्लेंट के साथ? इन लोगों ने जो फोटो दिया वो आपके दिए इस फोटो से कभी मैच नहीं होता। मतलब? आप ही देखिए। साहब, मेरे पास आई की यही फोटो थी। तुम्हारी आई इतने दिन से गायब थी, तुमने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? क्या है ना साहब, सासू माँ को कोई भी रोक टोक पसंद नहीं थी, वो अपने आप में ही रहना पसंद करती थी। साहब, वो ना अक्सर अपनी पोती यानी मेरी भतीजी के यहाँ जाकर रहती थी। मैंने सोचा उधर ही गई होगी। कहाँ? कोपर खैरने में मेरे बड़े भाई की बेटी माधुरी रामटेके के उधर। और तुम्हारे बड़े भाई कहाँ रहते? वो तो नहीं रहे, 10 साल पहले वो और भाभी रोड एक्सीडेंट में ऑफ हो गई। शीतल, हाँ फोन देखना ना सर। हाँ, एक्सक्यूज मी। हेलो माधुरी, पुलिस स्टेशन से फोन है। क्या हुआ दादी को? किसी ने उनका मर्डर किया है। क्या? किसने किया? कैसे हुआ ये सब? 20 की शाम को तुम्हारी दादी का कत्ल हुआ। हमें उनकी बॉडी कोपर खैरने में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास मिली। कोपर खैरने? लेकिन 20 की रात तो दादी घर पर पहुंच गई थी कुर्ला। तुम्हें कैसे पता? सर मुझे आयशा ने बताया। आयशा कौन? सर मेरी फ्रेंड है, मेरे साथ ही रहती है। हाँ आयशा। हाँ माधुरी, अच्छा सुन, दादी के पैसे बैंक में जमा करवा दिए हैं, ओके? और उनको थाने से कुर्ला की ट्रेन में भी बिठा दिया है। थैंक यू सो मच आयशा। अरे थैंक यू की क्या बात है यार। अच्छा सुन, अभी कुछ दिन मैं घर नहीं आऊँगी, नासिक जा रही हूँ। क्यों ऐसे अचानक? नहीं कुछ सीरियस नहीं है, बस वो मुझे थोड़ा काम है, कुछ दिनों में लौट आऊँगी। हाँ अच्छा, अभी मैं रखती हूँ, फ़ोन की बैटरी लो हो रही है। ओके अच्छा ठीक है, चल बाय। ओके बाय। सर आयशा ने मुझे बताया था कि उसने दादी को बिठा दिया था ट्रेन में कुर्ला के लिए। आयशा का नंबर है? जी सर है, 444567878। ये पैसे का क्या चक्कर है? सर उस दिन दादी आई थी मेरे घर पर कोपर खैरने में, करीबन 10 बजे के आसपास। अगं माधुरी, मी एकटी कशी जाऊं? 1.5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है बेटा, मेरे को ना डर लगता है। सॉरी दादी, आज ना पॉसिबल ही नहीं है। आज 6 क्लाइंट्स हैं और मैं उनको मना नहीं कर सकती। और अगर मैंने आज छुट्टी ले ली ना दादी, मेरी हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। एक काम करते हैं, हम लोग कल चलते हैं, है ना? कल? हाँ। नहीं बाबा नहीं, अरे बिल्डर ने बोला आ जाओ और पैसा लेकर जाओ। देखो बेटा, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं, कल को पलट गया तो। आयशा, तुम्हारी आज शाम की शिफ्ट है ना? हाँ। क्यों? देखो ना, तुम दादी के साथ गोरेगांव चली जाओगी। वो एक्चुअली दादी को ना बिल्डर से पैसे लेने हैं, जिसने दादी की चौल खरीदी है ना। हाँ श्योर यार, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। ठीक है दादी। तुम्हारी दादी तुम्हारे घर कोपर खैरने में आती हैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए, लेकिन तुम्हारी जगह तुम्हारी फ्रेंड आयशा उनके साथ जाती है। फिर आयशा शाम को फोन करके तुम्हें बताती है कि उसने दादी को कुर्ला के लिए ट्रेन में बिठा दिया, मगर दादी घर नहीं पहुंचती। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर दादी को किसी को अपने साथ लेकर जाना था तो अपने नजदीक रह रही अपनी सगी बेटी को क्यों नहीं लेकर गई? आई की और मेरी बनती नहीं थी, हमारे बीच तो बातचीत भी बंद थी। क्यों? बस नहीं बनती थी। अपनी सगी माँ से? सर
मेरे मम्मी पापा गुजर जाने के बाद दादी और मैं बहुत करीब आ गए थे और दक्षा बुआ को लगता था कि दादी उनके बच्चों से ज़्यादा मुझसे प्यार करती है। बस यही दादी और दक्षा बुआ के बीच में मेन प्रॉब्लम थी। सर आयशा का फ़ोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। तुम्हारी दादी का अकाउंट कौन से बैंक में? सर न्यू पीपल्स बैंक। और ये आयशा नासिक में कहाँ गई होगी? सर उसकी कज़न वहाँ पे रहती है, शायद वहीं पे गई होगी। उसकी कज़न का नंबर है तुम्हारे पास? हेलो हेलो नुसरत खान जी, कहिए। कोपर खैराना पुलिस स्टेशन से पीएसआई कदम बोल रहा हूँ। आयशा है? आयशा जी वो तो यहाँ नहीं है। क्यों, क्या हुआ है? वो 20 तारीख की रात को आपके यहाँ नहीं आई? जी नहीं, मैं तो उससे पिछले 4 महीने से नहीं मिली। पर हुआ क्या है? उसके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? वो तो बेंगलुरु में रहते हैं। पर हुआ क्या है सर? अगर आयशा से बात हो तो उसे कहना कि तुरंत कोपर खैराना पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करे। जी लेकिन जी नहीं, हमें इनके बॉडी पर कुछ भी नहीं मिला। नहीं सर, दादी सोने के कंगन, चेन और इयरिंग हमेशा पहने ही रहती थी। पर जब हमें इनकी बॉडी मिली उस पर कोई भी गहने नहीं थे। सर आयशा का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। उसका मोबाइल 20 की रात से ही बंद है। लास्ट कॉल माधुरी को ही किया था और नासिक तो वो गई नहीं सर। उसके पेरेंट्स बेंगलुरु में रहते हैं? जी सर, आयशा का तलाक हुआ था। उसकी शादी उसके माँ बाप की मर्जी के खिलाफ हुई थी और तब से ही उसके माँ बाप ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। 5 साल पहले वो मुंबई आ गए और बीपीओ में काम करने लगी। वहीं उनकी दोस्ती हुई और साथ ही मिलकर उन्होंने कोपर खैराना में फ्लैट रेंट में लिया। और सर आयशा के पेरेंट्स भी उसके टच में नहीं है सर। वो यूं गायब कहाँ हो गए? सर शांताबाई के अकाउंट में कोई पैसे जमा नहीं हुए और माधुरी का कहना है कि उसकी दादी हमेशा ज्वेलरी पहन कर रहती थी, लेकिन हमें बॉडी पर कोई गहने बराबर नहीं हुए। इसमें कुछ गड़बड़ लगती है कदम। हो सकता है कि ये सब आयशा का ही किया करा हो। उसने शांताबाई को मारा हो और फिर गहने और पैसे लेकर गायब हो गई। और ये भी हो सकता है कि शांताबाई के घर से ही किसी ने ये कांड किया हो और फिर आयशा को भी गायब करा दिया ताकि उस पर शक ना हो। एक काम करो, दक्षा, माधुरी और नवीन, इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। जी सर। उस बुजुर्ग औरत का अंतिम संस्कार एक अनजान लाश की तरह से नहीं हुआ। वो थी नेहरू नगर कुर्ला की रहने वाली शांताबाई रामटेके, जो उस मनूस दिन मार दी गई जिस दिन वो स्लम रीडेवलपमेंट करने वाले बिल्डर से पैसा लेने गई हुई थी। शांताबाई ने जो पैसे कलेक्ट किए थे वो गायब थे। शांताबाई ने जो गहने पहने थे वो गायब थे। और तो और शांताबाई के साथ गई माधुरी की रूममेट आयशा, वो भी गायब थी। हाँ, शांताबाई रामटेके 20 सितंबर को आई थी। क्या ये लड़की भी आई थी उनके साथ? हाँ, ये भी साथ आई थी। गिन लो बेटा, गिनो। इनफैक्ट इसी लड़की ने रुपए गिने थे। सर आयशा 21 सितंबर से काम पर नहीं आ रही। कोई है ऐसा जो उसके बारे में कुछ बता सके? उसका कोई करीबी दोस्त? आयशा के यहाँ सबसे फ्रेंडशिप है। 1 साल से यहाँ काम कर रही है। एकदम बिंदास आउटगोइंग लड़की है। काफ़ी शौकीन भी है। मतलब? जैसे ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग करना। खर्चा भी बहुत करती थी। काफ़ी दिनों से रिपोर्ट नहीं किया तो यहाँ मैंने सबसे पूछा, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कोई खबर नहीं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। The number you have dialed is currently switched off. सर, माधुरी, दक्षा और नवीन तीनों के फोन रिकॉर्ड स्कैन किए, क्लीन है। और सर ये आयशा के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं मिली।
कदम कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा ध्यान भटकाने के लिए आयशा की कहानी बनाई गई है? आखिर कोई ऐसे गायब कैसे हो सकता है? सर, इन्फॉर्मर्स को ज्वेलरी के पीछे लगाया है। ज्वेलरी चोरी हुई है, कभी ना कहीं बिकेगी जरूर। मेरे को लगता है पुलिस को शक है हम पर। और मुझे माधुरी पर, क्योंकि उसको पता था कि तेरे आई बिल्डर के पास पैसे लेने जा रही है। कुछ हफ्ते यूं ही गुजर गए, कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। आयशा न जाने कहां छू मंतर हो गई थी, उसका कोई अता पता नहीं था। और फिर अचानक इस केस से जुड़ी एक बड़ी खबर आई, जिसने पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए एक नया दरवाजा खोल दिया। साहब, बेलापुर में एक ज्वेलरी शॉप है। आगे बोलो। साहब, 22 सितंबर को उस दुकान पर ज्वेलरी बिकी थी। सब सोने का सामान है, कान के झुमके, बाली, चूड़ियाँ। साहब, मैं तो कहता हूँ एक बार चेक कर लो आप। हो सकता है उसी औरत का हो जिसके बारे में आपने मुझे बताया था। दुकान का नाम? कौन लाया था ये? साहब, वो एक लड़का और एक लड़की थी। नाम तो पूछा नहीं होगा आपने? नहीं साहब, नाम तो नहीं पूछा था। इन दोनों में से कोई थी? ये तो पता नहीं साहब, लड़की बुरखे में थी। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है। निकालिए। जी सर, ये मेरी दादी की ज्वेलरी है। तुम्हारी दादी की हत्या के 2 दिन बाद 22 सितंबर को बेची गई? नहीं सर, मुझे नहीं लगता आयशा ऐसा करेगी। सर, 1 साल के ऊपर हो गया है और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वो भी दादी से बहुत अटैच थी सर। काफी अच्छी तरह से खुद को ढक रखा है। डेफिनेटली अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश कर रही है। सर, लेकिन इसके साथ जो आदमी है वो नवीन नहीं है। पर ये औरत कौन हो सकती है? आयशा, दक्षा या माधुरी? ये जो भी है, अब ये बात इस लड़के से ही पता चलेगी। ढूंढो इस लड़के को। हो सकता है कि इसमें आयशा, दक्षा या माधुरी में से ही कोई इन्वॉल्व हो, मगर हमारे पास अभी कोई सबूत नहीं है। सर, आज सुबह पुलिस आई थी। क्या पूछ रही थी? तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, और पूछ रही थी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। और हाँ, एक लड़के का फोटो भी दिखाया। हाँ कादिर, बोल। हाँ साहब, पता चल गया उस लड़के का। साहब, उस लड़के का नाम दीपेश जोएकर है। 3 हफ्ते से घर से गायब है साहब। अंकित सोसाइटी बेलापुर का रहने वाला है साहब। और सर, पता चला है कहीं माथेरन में छुपा बैठा हुआ है। और आयशा? सर, उसका नहीं पता चला, पर सर दीपेश का किसी लड़की के साथ लफड़ा जरूर है। माथेरन में कहाँ? वो तो नहीं पता चला साहब। मेरे लड़के लोग लगे हुए पता करने में। आप माथेरन पहुँचो साहब, तब तक मैं पता करके बताता हूँ। सर, हंसराज कॉटेज में छिपा बैठा है। कब तक छुपेगा?
कौन है दीपेश? तू बता कौन है ये? अरे कौन? वेलकम। हमें तो शक होने लगा था कि कहीं माधुरी तो हमें बेवकूफ नहीं बना रही, मगर मैं गलत था। सर, इस मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने सिर्फ आयशा की ज्वेलरी बेचने में मदद की थी। अच्छा, और तूने उससे ये तक नहीं पूछा कि वो ज्वेलरी आई कहाँ से? सर पूछा था, और तभी मुझे इस सब के बारे में पता चला। हाँ आयशा, बोलो। दीपेश, मिलना है अर्जेंटली। क्यों, क्या हुआ? तुम वाशी स्टेशन के पास पहुंचो, फिर बताती हूँ सब। ठीक है, पहुंचता हूँ। ये कहाँ से है? इंतजाम हो गया, चलो अब शादी कर लेते हैं। आयशा, ये कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, और फिर हमारी वैसी ही हालत हो जाएगी जैसी तुम्हारी पहली शादी के बाद हुई थी। दीपेश, मेरे पास और भी है, तुम ये पकड़ो। देखो, इतना है, हम एक अच्छी जिंदगी शुरू कर सकते हैं। कहीं दूर, बहुत दूर चले जाएंगे। मेरे माँ बाप से पैसे मांगने का तो सोचना भी नहीं पड़ेगा। हम एक अच्छी जिंदगी शुरू कर सकते हैं दीपेश। लेकिन ये सब तुम्हें मिला कहाँ से? पूरे 1.5 लाख है दादी। माँ जी, बस 2 महीने का वक्त दीजिए और मैं नई कॉलोनी में अलॉटमेंट करा दूंगा। एकदम बढ़िया घर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा हुआ आयशा, तू मेरे साथ आ गई, नहीं तो पता नहीं क्या होता। अरे दादी, कैसी बात करते हो? माधुरी नहीं आ सकी, मैं आ गई, है ना? एक ही तो बात है। तो सच्ची बहुत अच्छी है बेटा। मेरा एक काम और करेगी? मेरे को ना बैंक में जाने का है, ये पैसे जमा करायचे हैं। आप ये पैसा बैंक में रखेंगी? अरे और नहीं तो क्या। अरे इतनी बड़ी रकम मैं अपनी खोली में रखेगी क्या? तो किसी ने मार दिया तो मैं क्या करेगी? अरे माधुरी के लगना के लिए मेरे को इसको बैंक में ही रखना है, संभाल के। दादी, बैंक में पैसा रख के क्या मिलेगा आपको? देखो देखो, मेरे पास एक आइडिया है। आप भी अकेले रहते हो और माधुरी भी, क्यों ना आप दोनों एक घर ले लो और वहीं रहो साथ में, वहीं कपल के रहने में। आयशा, मैं अभी इतनी बुढ़ी नहीं हो गई है। अरे 1.5 लाख की रकम में मुंबई में फ्लैट मिलता है क्या? दादी, मिलेगा मिलेगा, लेकिन थोड़ा दूर मिलेगा। एक फ्लैट मैंने माधुरी को भी दिखाया था और उसको अच्छा भी लगा है। सच बोल रही हूँ दादी, आप एक बार देख लो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, बाद में देख लेंगे। बाद में नहीं, आज ही देख लो। देखो, नेक काम में ना देरी नहीं करनी चाहिए। पैसे आपके हाथ में है, आज देख के ख़त्म करो। और आज रात आप हमारे साथ रुक जाओ, कल मैं आपको कुर्ला की ट्रेन में बिठा दूंगी। तो क्या तुमने उस बुढ़िया को खत्म कर दिया? अपनी दोस्त की दादी को मार डाला? इमोशनल मत बनो बेवकूफ। ये सोचो कि जिस जिंदगी के हम सपने देखा करते थे वो अब हम शुरू कर सकते हैं। दादी तो मुझे और माधुरी का एक जैसा ही मानती थी। माधुरी की नहीं सही तो मेरी जिंदगी तो शुरू हो सकती है ना। ठीक है, मैं ये गहने बेचने का इंतजाम करता हूँ। सर सच कहता हूँ मैं, मेरा इस मर्डर में कोई हाथ नहीं। मैंने सिर्फ आयशा की ज्वेलरी बेचने में मदद की थी। अच्छा, तुझे सब पता था फिर भी तू इसकी मदद करता रहा, निकल पड़ा इसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करने। और तुम, उस औरत ने तुम पर विश्वास किया था, तुम्हारी दोस्त माधुरी ने भी तुम पर विश्वास किया था। सर, विश्वास तो मैंने भी किसी पे किया था, शादी की थी, लेकिन उसे सिर्फ मेरे माँ बाप के पैसे से ही मतलब था। रोज मारता पीटता था, घर से बाहर निकाल दिया जब मेरे माँ बाप से पैसे नहीं निकलवा सका। मेरे माँ बाप ने तक मुझसे रिश्ता तोड़ दिया, इसलिए क्योंकि मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ जाके शादी की थी। आप बताइए, उस विश्वास का क्या जो मैंने इन लोगों पे किया था? लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ उसमें उस बुजुर्ग औरत की क्या गलती थी? तुम्हारी दोस्त माधुरी की क्या गलती थी? आयशा, तू ये मुझे कहाँ ले आई है? क्या दिखाने वाली है यहाँ? दादी, आप मेरे साथ चलो तो सही, यहाँ पे एक बहुत अच्छा फ्लैट है। ये बिल्डिंग तो अभी आधी बनी है, लगता है काम चल रहा है। आयशा बेटा, इधर अपने को 1.5 लाख रुपए में कौन देगा फ्लैट? दादी, आपको मेरे पे विश्वास है ना? है बेटा। तो फिर चलो ना, चलो।
आयशा, ये तू कैसा मजाक कर रही है मेरे साथ? कहाँ लेकर आ गई मेरे को? सॉरी दादी, मैं मजाक नहीं कर रही। क्या? दादी, ये जो पैसे आपके पास है ना, उससे मेरी लाइफ बन जाएगी। ये तू कैसी बातें कर रही है? ये पैसे मुझे चाहिए दादी। नहीं, ये पैसे मैं नहीं दूंगी। ये मजाक करना बंद कर दे। मैं एकदम सीरियस हूँ दादी। तुमने सच में ये सोचा कि एक बूढ़ी औरत की जान लेकर उसके गहने और पैसे लूट कर तुम एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हो? सर, ये तो आप भी जानते हैं कि सारी जिंदगियां कोई ईमानदारी पे तो नहीं बनी होती है ना। बेईमानी और धोखे पर कभी एक खुशहाल जिंदगी खड़ी नहीं हो सकती। किसी ने ये नहीं सिखाया तुम्हें? आयशा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मेरे लिए मेरी बड़ी बहन जैसी थी ना आयशा। तुम सब जानती थी। मैं 10 साल की थी आयशा जब से मेरी दादी ने मुझे पाला। आयशा, मेरी मम्मी पापा भी नहीं है। दादी सिर्फ मेरे लिए ही जिंदा थी और वो तुम्हें भी अपना बच्चा मानती थी। ऐसा तुमने क्यों किया आयशा? प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे। आई एम रियली सॉरी। मुझे समझ ही नहीं आया क्या करूं। मैं बस एक अच्छी जिंदगी चाहती थी यार। सब लोगों से उधार मांगते मांगते अपने माँ बाप से थक गई थी, जो मेरी तकलीफ को कभी समझते ही नहीं थे। बस एक बेटर लाइफ चाहती थी। कुछ ज्यादा तो नहीं मांगा था ना, बस कोई रास्ता ही नहीं मिला। आयशा के खिलाफ आईपीसी की दफा 302 के तहत चार्जेस लगे हैं और आयशा के बॉयफ्रेंड पर आईपीसी की दफा 204 के तहत सबूत मिटाने का आरोप है। वो अभी बेल पर बाहर है। माधुरी तो लगभग बिखर चुकी थी। दादी ही उसका सब कुछ थी। वो तो उस दिन का इंतजार कर रही थी जब वो इतना कमा पाएगी कि अपनी दादी को अपने साथ रख सके। आयशा के माता पिता ने उनकी मर्जी के खिलाफ एक ऐसे आदमी से शादी करने के लिए उसे कभी माफ नहीं किया, जिस आदमी ने आयशा को बहुत सताया था, यातनाएं दी थी। आखिरकार आयशा को उससे भी दूर होना पड़ा। उसे नौकरी मिली, लेकिन जिस तरह की अच्छी जिंदगी वो जीना चाहती थी उसके लिए उसकी कमाई हमेशा कम पड़ी। उसे एक लड़के से प्यार हो गया, लेकिन उसने भी उसके इस ख्याल को मजबूत ही किया कि एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। कुछ हफ्ते पहले दिसंबर 2012 के आखिर में चेन्नई में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर और उसके 2 दोस्तों ने एक बुजुर्ग औरत को मारकर उसके गहने लूट लिए। इन तीनों को अपने सपने, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए पैसों की जरूरत थी। हर दूसरे दिन कोई ना कोई कत्ल होता है जहां आरोपी एक अच्छी जिंदगी की चाह किसी की जान लेकर उसे लूटकर पूरी करना चाहता है। कितनी खतरनाक और अचंभे की बात है कि कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि वो अपनी जिंदगी बना सकते हैं किसी दूसरे की जिंदगी खत्म करके, उसे लूट कर। ऐसा क्या है जो लोगों को ये सब करने के लिए प्रेरित करता है? माना कि सभी जिंदगियां सादगी और ईमानदारी की बुनियाद पर नहीं खड़ी हैं, लेकिन ये भी तो एक बहुत बड़ी सच्चाई है ना कि कोई भी जिंदगी धोखेबाजी, बेईमानी और जुर्म के सहारे नहीं फल फूल सकती। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें कि आप किसी दूसरे की जिंदगी खत्म करके कभी भी अपने लिए खुशियां और अच्छी जिंदगी नहीं खरीद सकते हैं। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।